राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 जो कि साधारण अपवादों से संबंधित है के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस के विषय में पढ़ेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 से धारा 106 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। प्राय सभी विधि व्यवस्थाओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में उल्लेख किए गए हैं। कोई भी विधि किसी व्यक्ति को कायर नहीं बनाती। कोई भी विधि किसी व्यक्ति को कायर नहीं बनाती। अतः यदि किसी व्यक्ति पर कोई हमला करता है तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह हमलावर पर अपने बचाव में हमलावर पर भी वह अपनी प्रतिरक्षा में उस पर भी वह हमला या बचाव कर सकता है। और अपने बचाव में यदि हमलावर को उसके द्वारा कोई क्षति या हानि पहुंचाई जाती है तो वह कोई अपराध नहीं है, क्योंकि विधि ने व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि कोई अन्य व्यक्ति उस पर हमला करता है तो स्वयं को बचाने के लिए विधि ने उसको अधिकार प्रदान किया गया है। यदि वह अपने बचाव में हमलावर को कुछ क्षति पहुंचाता है तो वह कोई अपराध नहीं है। उसको धारा 96 से धारा 106 के अंतर्गत जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का उसको अधिकार दिया गया है, अतः वह उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत वह सुरक्षित है और वह अपराध नहीं माना जाएगा। कोई भी राष्ट्र चाहे उसके साधन कितने ही अधिक क्यों न हो, हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता। तो कोई भी राष्ट्र चाहे उसके साधन कितने अधिक क्यों न हो, हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता। इस कारण से उस राष्ट्र के पास प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित ऐसी विधि होनी आवश्यक है जिससे उसकी परिधि और सीमाओं को स्पष्ट इंगित किया जा सके। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 से धारा 106 के अंतर्गत के बीच ऐसा ही किया गया है। कोई भी राज्य अपने नागरिकों को कायर नहीं बनाता। तो कोई भी राज्य अपने नागरिकों को कायर नहीं बनाना चाहता। इस कारण आक्रमण के समय हर व्यक्ति को आक्रमण को रोकने का अधिकार है। इस कारण से आक्रमण के समय हर व्यक्ति को आक्रमण को रोकने का अधिकार है, और ये अधिकार उसे तभी प्राप्त है जब विधि द्वारा उसे बल प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और उसे ये अधिकार तभी प्राप्त है जब विधि द्वारा उसे बल प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता द्वारा व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने स्वयं के शरीर की या संपत्ति की रक्षा कर सकता है। तो धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। तो धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कुछ क्षति या हानि पहुंचाता है तो वह अपराध नहीं है। ये धारा व्यक्ति को पूर्णतः दोषमुक्त करती है। जब यह साबित हो जाए कि उसके द्वारा कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किया गया था, तो ये धारा किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः दोषमुक्त करती है। परंतु कब? जब यह साबित हो जाए कि उसके द्वारा कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किया गया था। यदि यह साबित कर दिया जाए कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया था वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था, तो उसको पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाएगा।
अब इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या अभियुक्त ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कार्य किया था, न्यायालय को परिस्थितियों को संपूर्ण परिवेश में देखना होगा। तो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि किसी व्यक्ति ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कार्य किया है, न्यायालय को परिस्थितियों को संपूर्ण परिवेश में देखना होगा। यह अधिकार प्रतिशोध या प्रतिकार का नहीं है। जो ये अधिकार प्राइवेट प्रतिष्ठा का व्यक्ति को प्रदान किया गया है, ये अधिकार प्रतिशोध का या प्रतिकार का नहीं है, बल्कि धमकी और आसन खतरे को रोकने का अधिकार दिया गया है। तो जो प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार दिया गया है व्यक्ति को, वह प्रतिशोध या प्रतिकार का अधिकार नहीं है, बल्कि धमकी और जो आसन खतरा है उसको रोकने के संबंध में व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी रक्षा करने के लिए, जो व्यक्ति उस पर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण को रोकने के लिए वह युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है, और उस बल प्रयोग करने पर अगर यदि आक्रमणकर्ता को कोई क्षति या हानि होती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा और उसको पूर्णतः विधि दोष मुक्त करती है। धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो धारा 97 व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने शरीर की तथा अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्रदान करती है। तो धारा 97 के अनुसार धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधनों, तो धारा 99 में जो निबंधन दिए गए हैं उनके अधीन हर व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान है कि नंबर 1, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने और किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा करें। तो हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में प्रावधान भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 में धारा 299 से धारा 377 के अंतर्गत किए गए हैं। यदि इन अपराधों के अंतर्गत जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध अध्याय 16 में दिए गए, जो धारा 99 से धारा 377 के अंतर्गत जिनका उल्लेख किया गया है, तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विरुद्ध हर व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर की के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने का भी अधिकार विधि ने प्रदान किया गया है। परंतु यह अधिकार व्यक्ति को धारा 99 में जो निबंधन दिए गए उसके अधीन ही प्राप्त है, और उसके दूसरे पैरा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वह जंगम संपत्ति हो चाहे स्थावर संपत्ति हो, प्रतिरक्षा करें। चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में परिभाषित किया गया है, लूट को धारा 390 में, रिष्टि को धारा 425 में परिभाषित किया गया है तथा आपराधिक अत्याचार को धारा 441 में परिभाषित किया गया है। अतः चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार के प्रयत्न के विषय में हर व्यक्ति को धारा 99 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन यह अधिकार है कि वह अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, अपनी भी कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति की चाहे स्थावर संपत्ति हो चाहे जंगम संपत्ति को प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा इस धारा में जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्राइवेट प्रतिरक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, आत्म प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः व्यक्ति को स्वयं के शरीर और संपत्ति के साथ साथ अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। इसी वजह से प्राइवेट प्रतिरक्षा शब्द का उपयोग भारतीय दंड संहिता में किया गया है कि व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर, संपत्ति के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की भी सुरक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः व्यक्ति को स्वयं के शरीर या संपत्ति के साथ साथ अन्य व्यक्ति के शरीर या
संपत्ति की रक्षा करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। इसी कारण इसमें आत्मरक्षा शब्द का प्रयोग न करके प्राइवेट प्रतिरक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस धारा में स्पष्ट ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का भी अधिकार प्रदान है। परंतु ये अधिकार संहिता की धारा जो 99, जो आगे हम धारा 99 पढ़ेंगे, तो संहिता की धारा 99 में जो 4 निबंधन दिए गए, जो 4 परिसीमाएं दी गई के अधीन ही अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो धारा 97 के पहले भाग के अनुसार हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध और मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में प्रावधान भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 में धारा 299 से धारा 377 के अंतर्गत किया गया है। तो वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और इसके दूसरे भाग में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले आपराधिक कार्य के विरुद्ध अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम संपत्ति हो चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। इस प्रकार इस अधिकार का प्रयोग केवल 4 अपराधों और उनके प्रत्युत्तर की सीमित है। तो इस दूसरे पैरा में जो दिया गया है तो उसका 4 अपराधों और उसके प्रत्युत्तर की सीमित है। चोरी, लूट, रिष्टि और आपराधिक अत्याचार तथा चोरी, लूट, रिष्टि और आपराधिक अत्याचार के प्रयत्न के विषय में ये प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए अभियुक्त के द्वारा इस अधिकार का तर्क देना आवश्यक नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए अभियुक्त के द्वारा यह तर्क देना आवश्यक नहीं है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कार्य किया था, तो उसे उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो अभियुक्त को यह तर्क देना आवश्यक नहीं कि उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में ये अपराध किया था। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले के तथ्य और परिस्थिति स्पष्ट है कि अभियुक्त ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कार्य किया था, तो न्यायालय उसे अवश्य इसका लाभ अवश्य प्रदान करेगा। धारा 98, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो। तो धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति चित्त विकृचित हो या मतत्ता में हो या बालकपन के कारण उसकी समझ की परिपक्वता का उसमें अभाव हो या वह किसी भ्रम के अधीन कार्य कर रहा हो, तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी प्रकार प्राप्त है जिस प्रकार यदि वह ऐसा व्यक्ति नहीं होता। तो धारा 98 में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है जो विकृचित हो या बालकपन के कारण उसकी समझ अपरिपक्व हो या वह मतत्ता में हो या वह किसी भ्रम के अधीन कार्य कर रहा हो, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का उसी प्रकार से अधिकार है जिस प्रकार से यदि वह ऐसा व्यक्ति नहीं होता। यह धारा ये स्पष्ट करती है कि एक सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही अधिकार उस व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है जो भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रदत्त किसी प्रतिरक्षा के कारण अपने कार्य के लिए दायी नहीं है। और ऐसी प्रतिरक्षाएं धारा 82 के अंतर्गत बालकपन की प्रतिरक्षा, जो धारा 82 में प्रावधान किया गया है जिसको हम बालकपन की प्रतिरक्षा कहते हैं, और धारा 83 के अंतर्गत समझ की परिपक्वता का अभाव, धारा 84 के अंतर्गत चित्त विकृचितता और धारा 85 के अंतर्गत अगर वो मतत्ता के अंतर्गत भी कार्य करता है तो उस व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी प्रकार प्राप्त है जैसे कि वह व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध जो अधिकार उसको प्राप्त होता। इस धारा के साथ 2 महत्वपूर्ण दृष्टांत दिए गए। तो दृष्टांत 1 के अनुसार ये पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो ये क्या है? पागलपन के असर में ये को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ
ये किसी अपराध का दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये को धारा 84 का लाभ मिलेगा। तो ये पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। ये किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये को धारा 84 का लाभ प्राप्त है। अब क्या क को अपनी प्राइवेट प्रतिष्ठा करने का अधिकार प्राप्त है या नहीं? किंतु क को प्राइवेट प्रतिष्ठा का वही अधिकार है जो वह ये के स्वच्छित होने की दशा में भी रखता। तो क को प्राइवेट प्रतिष्ठा का वही अधिकार प्राप्त है जो ये के स्वच्छित होने की दशा में ही रखता। दूसरा दृष्टांत, क रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है। क रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। यह सद्भावपूर्वक क को ग्रह वेदक समझ लेता है। तो यह क्या करता है? सद्भावपूर्वक क को ग्रह वेदक समझ लेता है। ग्रह वेदक समझकर आक्रमण करता है। यहाँ यह इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, किंतु क ये के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य नहीं करता। तो धारा 98 में ऐसे व्यक्तियों के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार प्रदान किया गया है यदि वह व्यक्ति विकृचित है या बालक है या समझ की अपरिपक्वता का अभाव है या मतत्ता में वो कार्य कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी उस व्यक्ति को उसी प्रकार से प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है जो मानो एक वह स्वच्छित मस्तिष्क का व्यक्ति को जो प्राप्त अधिकार, वही अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त है। अतः भारतीय दंड संहिता में हर व्यक्तियों को प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार प्रदान किया गया है कि वह व्यक्ति अपने स्वयं के शरीर की या अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा के साथ साथ स्वयं के शरीर या संपत्ति की तथा अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की सुरक्षा करने का उसे अधिकार प्रदान किया गया है। और ये अधिकार उसे तभी प्राप्त है, उस अधिकार की भी सीमा बताई गई है और वह सीमाएं धारा 99 में बताई गई है। तो ये जो प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया गया है वह धारा 99 में जो सीमाएं बताई गई है उसके अधीन ही किसी व्यक्ति को स्वयं के शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार प्रदान किया गया है। थैंक यू।